जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जो जुड़ा है त्रिकोणमिति से। यानी हमने चैप्टर 8 पढ़ा था जो था त्रिकोणमिति, ठीक है। और उसके बाद उसके अनुप्रयोग, मतलब उस त्रिकोणमिति के हम लोग उपयोग कहाँ कर रहे हैं वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर 9 है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है जो एनसीईआरटी की। तो एक बार किताब दे दो ना, मैं दिखा देता हूँ। तो ये बुक जो है ये सब जगह चलती है लगभग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदी मीडियम की बुक, ठीक है। हाँ, तो ये बुक है, सब जगह चलती है फिलहाल एनसीईआरटी की। और उसके बेस पर हम लोग उनकी प्रश्नावलियों को सॉल्व करते हैं, बहुत शांति से, बड़े प्रेम भाव से, थोड़ी बहुत मस्ती के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। और मस्ती को दिल पे ना लेवे, क्योंकि मस्तियाँ मात्र उसी लिए होती है कि भाई आप की आँखों में हवा के झोंके ना आए। हवा के झोंके आने से क्या होगा कि फिर नींद के झोंके आने लगेंगे, जो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी बहुत हानिकारक बात है। तो हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति के यूज़, त्रिकोणमिति के उपयोग कहाँ करेंगे। उसके पहले हम प्रस्तावना में यानी उसके बेसिक्स में कुछ चीज़ें देखेंगे, क्या जो चीज़ें जानने लायक है, कुछ टर्म्स है, कुछ वर्ड्स है जो पहले हमको ध्यान रखने होंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सर्वमंगल मंगलेशु, ऐसा बोलते हैं। अमंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सबसे पहले मैं छोटा सा रिवीजन देता हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर का। त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था उस चीज़ को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो इधर बहुत काम में आने वाला है। पहले हम लोग देखेंगे उसके कुछ 6 सूत्र और कुछ वैल्यू है जो हमने त्रिकोणमिति चैप्टर में यानी चैप्टर 8 में सीखी हुई है। तो उसका रिवीजन, इधर छोटा सा रिवीजन बड़ा ज़रूरी हो जाता है। त्रिकोणमिति में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था एक त्रिकोण। क्या देखा था भैया? एक त्रिकोण। और त्रिकोण के अंदर हमने देखा था एक समकोण। त्रिकोणमिति चैप्टर या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो भी है उसमें हम सामान्यतः देखेंगे कि भाई यहाँ पे जैसे मैंने अभी भुजाएं बनाई है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ वस्तु रखी हो सकती है, जैसे ऐसे सीढ़ी भी रखी हो सकती है। आप देखते हो सीढ़ी ऐसे ही रखी जाती है, या कोई वस्तु है वो भी ऐसे खड़ी हो सकती है। तो इस तरीके का एक त्रिकोण बनेगा जिसको हम नाम देंगे, जैसे कि ABC। भाई नाम कोई भी दे सकता है, ठीक है। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने इसका निर्माण किया तो मैंने इसको ABC दे दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी इसको ABC ही लिखें, ठीक है। ABC की जगह PQR भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इसका निर्माण किया है। जैसे मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा है, इसी प्रकार से ABC। अच्छा, ABC ना रख के चलो मैं कुछ और रख देता तो PQR रख लूँ, लो PQR, ठीक है। नाम रखने से व्यक्ति के चरित्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मेरा नाम प्रवीण है, कल को मैं अपना नाम ईश्वर रख लूँ तो क्या होगा? मेरा चरित्र में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। वही चरित्र रहने वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं APQR। यहाँ पे जैसे कि एक कोण बनेगा जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री का कोण, या इसको समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। ये जो कोण है ना, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, या इसको हम समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। अच्छा, समकोण के एग्जैक्ट सामने की जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा है, दोनों में अभी ये खड़ी है तो इसको हम लंब बोल सकते हैं, इसको आधार भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग इसको, जैसे कि मैं इधर थीटा बना लूँ, ठीक है, तो ये सामने वाली भुजा हो जाएगी और ये पास वाली हो जाएगी, ठीक है। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पढ़ रहे हो। जैसे कि कहीं पे फॉर्मूले में कैसा दिया होगा, हम साइन थीटा का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? साइन थीटा बराबर सूत्र बनता है सामने की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है। सामने की भुजा बटे में कर्ण बन जाता है। तो मैं थीटा के सामने की भुजा देखूंगा कौन सी है? PQ, ठीक है। और कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये PR, ठीक है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन क्या होता है, कुछ बोर्ड में या कुछ लोग इसको इस तरीके से भी पढ़ाते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ऐसे लंब बटे आधार ऐसा लिखते हैं,
ठीक है कि ये खड़ा है तो हम इसको लंब बोलते हैं, लेकिन किसी ने अगर थीटा इधर मान लिया तो इधर थीटा मान लिया तो क्या होगा, तो लोग इसको लंब बना लेते, इसको आधार बना लेते। ठीक है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा को लोग क्या बना लेते, आधार, इसको लंब बना लेते। तो इसी कंफ्यूजन में क्यों पड़ना, हम लोग सामने की भुजा बटे कर्ण ही लेंगे, क्योंकि कई जगह एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, कक्का, हाँ ये साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये साइन थीटा का सूत्र, ये हो जाएगा कॉस थीटा का सूत्र, और ये हो जाएगा टेन थीटा का सूत्र कि लंब बटे आधार। जैसे कि ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है, और ये हो गया, अगर मैं कॉस थीटा का देखूँ तो क्या होता है, पास की भुजा, मैंने इसको थीटा माना फिलहाल, ठीक है, इधर थीटा मान लिया तो ये मेरे लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इस तरीके के फॉर्मूले के भी कुछ लोग मेथड लेके चलते, लेकिन हम लोग जो ध्यान देंगे वो ये, और ये वाला बेटर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सामने की भुजा बटे में कर्ण, क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बटे में कर्ण हो जाएगा। तो जिसका सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस फॉर्मूले को भी कुछ लोग लेकर साथ में चलते, अरे लंब बटे कर्ण, आधार लिख दिया मैंने, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण आ जाएगा। तो लंब और आधार वाला कंसेप्ट भी रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा जगह यूज़ नहीं किया जाता था, थोड़ी सी कंफ्यूजन बैठ जाती है लोगों में। ठीक है, चलो एक हो गया साइन थीटा का सूत्र, दूसरा मैं इधर लिखूंगा कॉस थीटा का सूत्र। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पास की भुजा बटे में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, पास की भुजा कौन सी, कौन सी, थीटा के पास की भुजा, तो थीटा के पास की भुजा कौन सी हो जाएगी, क्यू आर बटे में कर्ण कौन सा हो जाएगा मेरे पास, पी आर, क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है, ये पी आर है, ये था कॉस थीटा का सूत्र। तीसरा मैं यहाँ पे लिखूंगा टेन थीटा, क्या लिखूंगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा, किसके सामने की भुजा, जो थीटा माने उसके सामने की भुजा। तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, पी क्यू, अच्छा इसके पास की भुजा कौन सी हो जाएगी, क्यू आर, ये हो जाएगा, और ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब कुछ और भी आते थे, जैसे कि मैं इधर लिखूँ कोसेक थीटा, क्या, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भैया ये टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा यानी एक बट्टे साइन का उल्टा है कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा एक बट्टे साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, बराबर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, कर्ण बट्टे सामने की भुजा, क्या बन जाएगा, कर्ण बट्टे में सामने की भुजा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा है जो ये साइन का उल्टा हो जाएगा। अच्छा एक और लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये उल्टा है इसका, कोस का उल्टा, तो एक बट्टे कोस थीटा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा इसका उल्टा कर दो तो इधर बन जाएगा कर्ण बट्टे पास की भुजा, ये लो कर्ण बट्टे पास की भुजा। ठीक है, एक लास्ट बाकी रह गया जिसको हम कॉट थीटा बोलते हैं, तो ये उल्टा है एक बट्टे टेन थीटा, ये टेन का व्युत क्रम है, कैसा, टेन का व्युत क्रम हो जाएगा। तो टेन का उल्टा मतलब इसको पलट दो तो इधर क्या बन जाएगा, कॉट थीटा का सूत्र, पास की भुजा बट्टे में सामने की भुजा। इस तरीके के कुछ सूत्र जो थे हमने त्रिकोणमिति में सीखे थे। तो इन सूत्रों का अनुप्रयोग, अब सीधी सी बात, चैप्टर का नाम ही यही है ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति के उपयोग। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के सूत्र भी हमको पता होने चाहिए जो हमने सीखे हुए। ठीक है, तो एक बार क्या है, कुछ लोग आ जावे नवा चैप्टर सीखने के लिए, अब 8वां चैप्टर सीखा नहीं होगा त्रिकोणमिति वाला, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सीखने आ जाएंगे तो कोई बात नहीं भाई, उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो मैंने पहले से यहाँ पे लिखवा दी है। ठीक है, एक कोष्टक जो बुक में दिया था वो हम फिर से इसको यहाँ पे तैयार करेंगे, फिर से उसको लिख देते हैं, समझा देते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू, अब थीटा की वैल्यूओं में कौन कौन से थीटा की वैल्यू को ध्यान में रखना है वो भी इधर देख लेते हैं। चलो अब देख लेते हैं, जैसे कि कोण की वैल्यू, कोण की वैल्यू जैसे कौन कौन सी कोण की वैल्यू, एक हम लोगों ने ऐसा कोष्टक बनाया था, जैसे कि पहले सबसे पहले साइन थीटा लिखा हुआ था, फिर कोस थीटा लिखा हुआ था, फिर टेन थीटा लिखा हुआ था, फिर इधर ऐसा बॉक्स बनाया था ऐसा, फिर ऐसा बॉक्स बनाया हुआ था, फिर ऐसा बॉक्स बनाया, बुक में दिया गया है बहुत व्यवस्थित रूप से। ठीक है, फिर इधर थीटाओं की वैल्यू दी गई थी। हाँ मेरे लिटी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा आर्ट्स नहीं था सब्जेक्ट, इसके लिए ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी,
मतलब इसको ऐसे लिखेंगे साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0, ऐसा, ठीक है। अच्छा साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, मैं अगर लिखूँ साइन 30 डिग्री तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इधर आएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/√2 क्या हो जाएगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर आगे काम करना है। अच्छा कोस में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस में इसका रिवर्स कर लेते हैं, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा √3/2, और ये अपनी सेम जगह पे सेम वैल्यू रहेगा, ये इधर आ जाएगा 1/2, और ये 0 इधर आ जाएगा, बस, ठीक है। चेंज कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। बोल दिया कि भाई चलो ये यहाँ आ गया, और ये भाई साहब यहाँ आ गई, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे, और ये ऐसे चौकड़ी लग गई, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू हुआ करती थी। और 10 डिग्री की जब हम बात करें तो 10 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि 10 डिग्री का सूत्र हुआ करता था, वो ये होता है कि साइन थीटा बट्टे में होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा में क्या है, ऊपर 0, मुझे अब क्या चाहिए, टेन 0 डिग्री की वैल्यू, किसकी, टेन 0 डिग्री की वैल्यू। तो मैं ऊपर लिखूंगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू, और नीचे लिखूंगा कोस 0 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1 है, यानी 0 के बट्टे में 1, तो इसका उत्तर हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी यही करना, अब मुझे चाहिए टेन 30 डिग्री की वैल्यू, किसकी चाहिए, टेन 30 डिग्री की वैल्यू। और टेन 30 डिग्री के लिए मुझे यहाँ पे रखना होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू, और इधर रखूँगा मैं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 की आप देखोगे तो क्या है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। इस तरीके से बन जाता है। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने बोला हुआ था कि भाई 1 2 3 4 4 संख्या आ जा रही है, और बट्टे वाली लिटी कितनी 1 2 और 3 है, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली संख्या गुणा अंदर और बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, 1 × 2 बट्टे में, ये 2 के साथ √3 का गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा 1/√3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। भाई मैं क्यों ऐसा करवा रहा हूँ, ताकि बाई चांस आप कभी भूल जाओ तो ये आपको तरीके याद रहना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आप इजीली 10 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। कैसे, साइन की वैल्यू याद है, अगर कॉस की दोनों की याद है तो इधर रख दो, ये इधर रख दो, 10 वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू हमको याद करनी पड़ेगी थोड़ी। अब कोई बोले कि भाई ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कैसे आई, तो उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि बुक में भी दिया बड़े व्यवस्थित तरीके, लेकिन हम उस उतनी मगजमारी को क्यों करें, क्योंकि हमको क्या करना, त्रिकोणमिति को कुछ अनुप्रयोग सीखने, उसमें जिस जिस चीज़ों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मैं वही सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं उन्हीं का रिविज़न फिलहाल करवा रहा हूँ। अब इसका देख लेते हैं भाई साहब, tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, इधर sin 45 बट्टे में इधर हो जाएगा cos 45, ठीक है। अच्छा sin 45 की वैल्यू कितनी दी है, इधर 1/√2, और cos 45 की वैल्यू दी है 1/√2, ठीक है। ये भी 4 संख्या हो गई। अब डायरेक्ट देखो तो ये पूरा का पूरा पद इससे कट जाएगा, लेकिन हम बेसिक मैथ से कर लेते हैं, अंदर का गुणा अंदर बाहर का गुणा बाहर। तो इधर क्या बन जाएगा, देखो 1 के साथ गुणा हो जाएगा √2 का, किसका √2, और बट्टे में √2 के साथ गुणा हो जाएगा ये वाले 1 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 √2 एकम √2 1 एकम 1, आंसर एक ही रहने वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा भाग कट गया तो ये बच जाएगा यहाँ पर, यानी मेरे पास tan 45 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसकी भी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा √3 बट्टे में 1, यानी खाली √3 भी लिख सकते हैं, और ये आएगा अपरिभाषित, मतलब 1 के बट्टे में 0 लगाना है, ठीक है। आपको नहीं पता चला तो कुछ नहीं, इसके बट्टे में इसको लगाओ, यहाँ पे आंसर ले आओ, इसके बट्टे में इसको लगाओ, यहाँ आंसर ले आओ, इसके बट्टे में इसको लगाओ, ये आंसर ले आओ, इसके बट्टे में इसको लगाओ, और लिख दो अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। मतलब अनंत, अनंत लिख देते कुछ लोग इसको, इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बट्टे में इसको लगाया ये 0। भाई कोई भी संख्या हो इसके बट्टे में अगर 0 हो, जैसे 1 के बट्टे में 0, तो लोग लिख देते अपरिभाषित। मतलब अभी तक कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन ये नहीं बता पाया है कि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, इसके लिए लोग लिख देते अपरिभाषित। 1 के बट्टे में 1 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, 0 के बट्टे में 1 रखेंगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए किसी के बट्टे में 0 आ जाए, जैसे 1 के बट्टे में 0,
तो हम कह देंगे अपरिभाषित, या 2 के बट्टे में 0 तो भी हम कह देंगे अपरिभाषित। ठीक है, ऐसा ये वैल्यू है, हमको याद रखनी है। ठीक है, और इसके नीचे की वैल्यू है, कैसे निकालनी है आपको उसको भी चलो बता ही देते। अब जब इतने तक आ गए तो, इतना बेसिक में चली गए तो उनको भी साथ ले लेते। अब हम लिखेंगे भाई कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमने अभी भी बताया कि साइन का उल्टा है, किसका, साइन का उल्टा है। कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अंदर आ लीजिए थोड़ा। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, साइन का उल्टा, किसका, साइन का उल्टा, मतलब साइन में जो वैल्यू दी उसका उल्टा कर देंगे। अच्छा इसका उल्टा कर दो ना, मतलब 0 का उल्टा क्या होगा, क्या होगा, कैसे 1 होगा, तो हमको समझ लेना है 0 के बटे में कुछ नहीं 1 है। ठीक है, क्या है 0 के बटे में, क्या हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं उसका 1, तो कोसेक थीटा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो मैंने इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 के बटे में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के बटे में 0। अभी 1 के बटे में 0 मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तुमने लिख तो दिया, रट्टा भी लगा दिया, अपरिभाषित मन कैसे आया वो तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा अब कोसेक 30 का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो किसी के बटे में 1 हो या ना हो, लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको बुक में से डायरेक्ट 2 लिख दिया। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या, इसकी उल्टी यानी √2 के बटे में 1, यानी लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 को। ठीक है, फिर कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की उल्टी कर दो तो क्या हो जाएगी, 2 के बटे में √3। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब इसको उल्टा करोगे तो फिर से वही 1 बटे 1, यानी आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, देख लेना आप त्रिकोणमिति के बुक में, भरोसा ना हो तो। ठीक है, अच्छा आगे देख लेंगे हम लोग सेक थीटा। क्या, सेक थीटा, सेक थीटा जो है वो कोस का उल्टा है, तो इसका बटे में कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेंगे, पलट दो तो 1 ही आने वाला है। फिर सेक 30 डिग्री, इसको पलट दो, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 बटे √3। अब इसको उल्टा कर दो तो √2, अब इसका उल्टा कर दो तो 2, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया, अपरिभाषित। ठीक है, यानी इसमें भी वही हो गया। देखो इधर हम लोग कर रहे थे ना, इसको इधर उठा के ला रहे थे, इसको इधर, इसको इधर, इधर भी वही हो रहा है। देखो इसको है ना, ये एक को इधर उठा के रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, अब हम करेंगे कॉट थीटा। क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे फिर से। कॉट थीटा tan का उल्टा, किसका, tan का, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानते। चलो भाई, और ये कैसे आया था इसको भी अपने को पता होना चाहिए कि 1 के बटे में 0 लगाया था तब ये आंसर आया था। ठीक है, अच्छा चलो भाई इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में 0 हो जाएगा, यानी फिर से ये अपरिभाषित, ये कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अच्छा इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, √3 बटे में 1, यानी √3 लिख सकते हैं खाली। अब इसको पलट दो यानी 1 ही आने वाला, इसको पलट दो कुछ नहीं बटे में 1 तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में √3 आ जाएगा। इसको पलट दो तो ऊपर 0 नीचे 1 यानी आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसा तो ये वैल्यू है आपको। इसमें अब खास करके आपको तैयार कौन सी करनी है, जो आनी मुँह जुबानी पता होनी चाहिए। पहले साइन की सब वैल्यू है, दूसरी कॉस की सब वैल्यू है, तीसरा tan की खास करके ये और ये वाली वैल्यू है, ये इस चैप्टर के काम में आएगी। ठीक है, बाकी वैल्यू आपको कैसे तैयार हो जाएगी, इनकी पलट दोगे तो ये सब मिलने वाली है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, tan का उल्टा कोट है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये जो चार्ट है पूरा का पूरा बॉक्स जो सारणी वो तैयार हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इस असलियत में इस चैप्टर की और। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले चैप्टरों में घूम रहे थे, पिछले एक चैप्टर में घूम रहे थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज जो था उसमें हम लोग घूम रहे थे। अब इसके अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति कहाँ लगती है, अगर आप आगे जाके साइंस मैथमेटिक्स लेना चाहते तो ज़रूर ही इसको सीखें। यकीनन बायोलॉजी लेना चाहते तो भी इसको सीखने ही, क्योंकि फिजिक्स में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और आर्ट्स के विद्यार्थी तो भी सीखे, क्योंकि 10वीं तो पास होगी ना, 10वीं तो पास करनी है ना। ठीक है, तो भी सीखना, मतलब सीखना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सीखना ही है। चलो तो सबसे पहले भैया यहाँ पे एक चिरकुट हम खड़ा करेंगे। ठीक है, अब ये भाई साहब किसी को देखेगा, किसी को भी देख सकता है। देखो इसकी मोर जैसी आंखें। ठीक है, ठीक है, कैसे देख रहा, शक्ति कपूर की तरह से, आओ मैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, डाकी टिकी। ठीक है, तो ये भाई अगर किसी भी चीज़ को देखेगा ना
ऐसे भी देख सकता है ये भाई ऐसे भी नीचा भी देख सकता है, और ये भाई ऐसा ऊपर भी तो देख सकता है ना, ठीक है, ऐसा देख सकता है। लेकिन मैं फ़िलहाल ऐसे सीधा नहीं देखूंगा, सीधा तो नॉर्मली देखते ये लोग ऐसे, या तो ऊपर देखेंगे या ऐसे नीचे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग वो देख रहे हैं भैया, ये जो नज़र है ना, इसकी जो नेत्र है, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो ये भैया दो जगह देख सकता है ना, ऊपर भी तो देख सकता है, नीचे भी देख सकता है। अगर कोई सीधी लाइन अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो इसको मैं कहूँगा क्षितिज। क्या कहूँगा? क्षैतिज या क्षितिज भी बोल सकता हूँ। इसको मैं बोलूँगा क्षितिज, या इसको बोलूँगा हॉरिजॉन्टल। क्या बोलूँगा? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल होता है, क्षितिज नहीं है। टेढ़ी है क्या? चलो थोड़ा और सीधा बना देते हैं। यस, शिबड़ी बम। अच्छा, अगर ये भाई साहब, अच्छा ये लिटी भले क्षितिज आप यहाँ पे भी बनाओगे ना एकदम सीधी, तो भी ये क्षितिज ही कहलाती है, ठीक है। चलो तो मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ ना, इसके कदमों के नज़रों से ऐसा, ठीक है। ये भी क्षितिज ही कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? क्षितिज कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? क्षैतिज या क्षितिज बोल सकते हैं। क्या? क्षैतिज या क्षितिज, दोनों में से कोई भी शब्द उठा सकते हैं। तो ये भाई ने कहाँ कहाँ देखा, देखो कहाँ कहाँ देखा। तो ये इसकी दृष्टि रेखा, और ये भी क्या भैया की दृष्टि रेखा है। क्या है? दृष्टि रेखा, ठीक है। तो जब ये भैया जब नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, नीचे की ओर देख रहा है, नज़र तो देखो पैरों में देख रहा है लोगों का, ठीक है। तो ये क्षैतिज और जो दृष्टि रेखा, इसके बीच में एक कोण बनेगा। देखो थीटा बन गया ना कोण, बना कि नहीं बना? कोण बना ना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिटी लगा दूँ तो देखो 90 डिग्री बन गया ना, त्रिकोण बना ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे फिलहाल, इसको जान दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई कोण तो बना ना, इस कोण का हम नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस कोण का नाम क्या होगा पता है? क्या होगा? क्या होगा बोलो? क्या होगा? इसका होगा अवनमन कोण। क्या नाम होगा? अवनमन। क्या? अवनमन कोण। कौन सा कोण होगा? अवनमन। कौन सा मन? अवनमन कोण। लेकिन अगर ये भैया ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, छत की ओर खड़ा, नीचे है भाई, ठीक है, गली में जाके ऐसे छत पे ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये जो ये मेरी जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा है, और सामने मतलब अब इतना ऊपर कौन देखता है? कोई मेहनत करता है इतनी ऐसे 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 आँखों को? कौन मेहनत करता है? हाँ, होते कुछ रोमियो टाइप के लोग, तो ऐसा सीधा है और छत पे कोई रह रहा है, ठीक है। तो वो उसको, जैसे ये रेखा यहाँ से होगी, इसको हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैं ऐसे देखूंगा ना, ऐसे ऊपर की ओर, सॉरी मैं नहीं, मतलब जब वो रोमियो ऊपर देखता है ना ऐसे ऊपर, तो ये क्षैतिज और ये ऊपर जब हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मेरी दृष्टि रेखा बन जाएगी, मेरी दृष्टि रेखा बन गई, देखो ये और ये क्षितिज, इसके बीच में एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण बनेगा। क्या बनेगा भाई? कोण बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, ठीक है। और ये दृष्टि रेखा है, ठीक है। देख रहे हो आप लोग? उन्नयन कोण मिला आपको? उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों पता चल गए। देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन के ऊपर टैप करिए स्क्रीन को और देखिए, अवनमन कोण भी दिख गया है, ठीक है, और उन्नयन कोण भी आपको मिल गया होगा। उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा से ऊपर की ओर उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कि एक बुक में भी दिया, अपनी बुक में आप बोलोगे कि यहाँ पे कोण दिया है, जैसे भाई नीचे की ओर देख रहा है, तो जब मैं ऐसा आपको बना के दूँ, जैसे जेड जैसी आकृति, ऐसी और ऐसी और ऐसी, ठीक है, तो ये जो कोण की वैल्यू होगी वो ये वाले कोण की भी सेम वैल्यू होगी, ठीक है। चाहे ये जेड सीधा हो या उल्टा हो। आप देख रहे हो यहाँ पे जेड बन रहा है, डियाऊँ डियाऊँ डियाऊँ, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होगा, ठीक है। इसको अगर मैं θ1 बोलूँ तो ये भी θ1 जितना ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अरे लेना भाई, अवनमन कोण, ठीक है। यानी बुक के हिसाब से अगर देखने जाए तो इस क्षैतिज को बनाया ही नहीं है, इसी क्षैतिज को लेकर चला है, ठीक है। अगर क्षैतिज की तुलना में बंदा ऊपर की ओर देखेगा तो ये θ2 यानी उसको हम उन्नयन कोण कहेंगे। अगर ये क्षैतिज की तुलना में बंदा नीचे की ओर देखता है तो उसको कहेंगे अवनमन कोण। समझ में आई? बरोबर। ये दो कोण को ध्यान में रखना है। बुक में आपको दोनों ड्राइंग अलग अलग बना के दिखाई है ऐसे। अगर ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण, नीचे देख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल से जो यहाँ पे ये कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी अवनमन कोण की वैल्यू और ये भी, क्योंकि जब सवाल सॉल्व करेंगे तब ये काम में आएगा और ये दोनों काम में आने वाले, ठीक है।
तो इन दो कंडीशन को दोनों को ध्यान में रखना होगा। थोड़ा खाली जगह में पूछ लेते कभी कभार, सही गलत में भी दिखा के पूछ लेते, ठीक है। चलो तो मिटा के हम लोग बड़े सवाल की और इक्का दुक्का इसका सवाल कर लेते हैं चैप्टर के, ठीक है। फिर मज़ा आएगा, काहे को फिर से मज़ा आएगा। कहा हो भैया, ठंड लग रही है का हैं? कहा यार तुम का जवान बनोगे रे हैं? जवान लोग तो वहाँ खड़े रहते हैं, कहाँ? वहाँ ठंडियों में बेचारे। अरे वो असली हीरो है इंडिया के, असली जवान। हाँ तुम लोग हीरो मानते हो। ये फलाना मेरा बॉलीवुड स्टार, मेरा फेवरेट है ये हमारा। चलो एक बार फिर से दिखा दूँ, देखो ये क्षैतिज है, अगर ये मेरी नेत्र है और मैं ऊपर देख रहा हूँ, मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो इधर ये क्षैतिज और ऊपर के बीच में ये क्या हो गई? क्षैतिज क्या हो जाएगी? क्षैतिज हो गई, ठीक है। और ये क्या होगी? मेरी दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यही अगर मैं फिर से मेरी नेत्र से, ये फिर से मेरी क्षैतिज बनी हुई है, लेकिन अगर मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ तो इधर जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। और ये मेरी क्षैतिज है और ये मेरी नेत्र है। समझ में आ गई बात है? वही जो चित्र बना के समझाया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन निकालेंगे प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त प्रश्नावली 9.1। तो साहिरबान मेहरबान कदरदान सावधान हो जाइए, आप सीखने अब देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल। बड़े बड़े अक्षरों में मैंने यहाँ लिख दिया है भाई। हकीकत में है ना ये चैप्टर बड़ा इजी है, बच्चों को दिखता है ना इतना हार्ड है, लेकिन है नहीं, समझना पड़ता है। 16 क्वेश्चन ही है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत इजी चैप्टर, बहुत छोटी प्रश्नावली दिख रही है 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, क्या है रे भाई, सेट हो जा बस, सारा टूट ना जाए कहीं यहाँ से, हाँ फिर खर्चा करना पड़ेगा। तो अरे निर्लज्ज बद्दुआ दे रही है, चाहती है कि टूट जाए ऐसा। नवा आवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं भाई, बड़े इजी मतलब बहुत इजी। चैप्टर 8 की तुलना में तो हकीकत में इजी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है हकीकत में। त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर 8 था उसकी तुलना में तो नवा चैप्टर इजी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ता है, ट्रिकी सवाल होते हैं। अक्सर बच्चे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन हमको डरना नहीं है, हमने डरना नहीं है, हमने आगे बढ़ के मुकाबला करना है। जानते हो ऐसा कौन बोलते हैं? नहीं पता? तो तुम लोग क्रिकेट के फैन हो ही नहीं, ठीक है। एक टीम थी, उसका कैप्टन था, फिलहाल बेचारा जेल में है, वो पता लगा लो कौन है। केआर के हैं? अरे क्रिकेटर था बहुत बड़ा, उसने वर्ल्ड कप जीता उस देश के लिए बेचारे ने, और आज वो जेल में है आज की तारीख में, वो ऐसा बोलता है। और सही गेस करे हो, ठीक है। ऐसा होता मित्र, हमने बैठना है और हमने मुकाबला करना है। बेचारा प्रधानमंत्री रह चुका है उस देश का, लेकिन बेचारा अभी जेल में। क्रिकेटर, उसने देश को जितवाया, बोलो क्रिकेटर था, क्रिकेटर बहुत अच्छा, टीम का वो कैप्टन था। तो जेल में क्या कर रहा है? हाँ तो उससे पूछना पड़ेगा ना, जेल में क्या कर रहा है, चक्की पीस रहा है कि आटा पीस रहा है। मैं बोलता चक्की पीस रहे, चक्की कौन पीसता है, ऐसा बोलता है गेहूँ पीस रहे। हमेशा दो चीज़ों से विरोध रहा है, एक चक्की पीसना, एक आटा पीसना। चक्की पीसना और आटा पीसना दोनों में क्या फ़र्क है क्या? और एक होता है गेहूँ पीसना, गेहूँ पीसना। भैया ये बोलो कि कोई व्यक्ति ये बोलता वो समझदार है, ये बोलता वो समझदार है, कि ये बोलता वो समझदार है, ठीक है, ठीक है। चक्की पीसना, चक्की कौन पीसता है यार? मेरा हमेशा से विद्रोह रहा है इस शब्द से। आटा तो पीसा ही नहीं जाता, आटा तो पहले से पीसा हुआ होता है ना, ठीक है। आटा तो पीस ही नहीं सकता है, पहले से पीसा हुआ है ना, गेहूँ था। फिर बोलता है चक्की पीसना, बोले चक्की पीस रहा है। चक्की को कौन पीसता है? गेहूँ को पीसा जाता है, क्योंकि वो अकेले ही पीसा जाता है। रॉन्ग, ठीक है, गेहूँ को पीसा है। अच्छा वो बंदे का नाम बता देता। ही वॉज इमरान खान और ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
और फिलहाल मैंने भी बोला था यार। he was Prime Minister of Pakistan and now he is in jail because of I don't know really what is the reason but why he is in the jail. आप गए Okay, if you want to know that why he is in the jail and go on the Google and type on the search bar that why Imran Khan is in the jail, you will get the answer. Okay, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है भाई, डोरी पर चढ़ रहा है, डोरी पर सर्कस के कलाकार है, डोरी पे चल, आप देखते हो ना कहाँ अक्सर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितने कलाकार होते हैं, यूँ पैर पे ऐसे सेट करके और वो रस्सियों पे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चले ना कि वो कैसे चल रहा किस तरीके से, तो आपको उसके लिए साइंस समझनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास समझना पड़ेगा। ठीक है, हालां फिलहाल वो आपके आपे से बाहर है, वो छोटे छोटे बच्चे समझ लेते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता, आपको खाना मिल जाता है, इसके लिए आप नहीं समझ पाओगे। जो अच्छी तरह से तनी हुई डोरी, एक डोरी पर चढ़ रहा जो अच्छे से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भाई ऐसा बोला है कि जो कलाकार है वो डोरी पे चढ़ रहा, डोरी कैसे लगी है, एक खंबा है, क्या है, खंबा, उस पर सीधी तनी ऐसी लगी है, ऐसी देखो भैया हमारा त्रिभुज बन गया, दिख रहा है ऐसा। ठीक है, और इस पर एक छोकरी चढ़ रही है, ठीक है, इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, डेने टेने टे ऐसा देख लेना, ये नॉर्मली ऐसा नहीं चलती है, बंदी जब चलती है ना तो इसके हाथ में डंडा होता है ऐसा लकड़ी का, पत पूछ लेना, वो जो चलते हैं उनको ऐसा बोलना कि भाई बिना डंडे लिए चल के दिखाओ। ठीक है, हाँ बैलेंस बनाते, कौन सा, बैंक बैलेंस की मोबाइल का कौन सा बैलेंस बनता है, सेंटर ऑफ मास का बैलेंस, समझ गया बंदा, सेंटर ऑफ मास का बैलेंस। ठीक है, हाँ इंटेलिजेंस यहाँ पे आने के बाद हुआ है। ठीक है, चलो तो, और 20 मीटर लंबी है डोरी, देख लो कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर। ये डोरी जो है 20 मीटर लंबी है, हमको क्या ज्ञात करना है, अच्छा 20 मीटर लंबी डोरी है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम मतलब ऐसी टाइट है और भूमि पर सीधे खंबे से शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यही लाइन समझने वाली होती, ये भी भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो भूमि का स्तर ये रहा, ये भाई भूमि यही होगी ना। ठीक है, भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण कौन सा है भैया, यहाँ पे दिया है 30 डिग्री है, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री है। देख लो क्या बोला है, भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण। भाई कोई ऐसा भी तो दे सकता है ना कि खंबे के साथ डोरी के बनाया गया कोण, तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, खंबे के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण यहाँ मिलेगा, लेकिन बुक में बोला है कि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण ये है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है मित्रों, बहुत ईजी है, हाव जपलू सा है। इसको त्रिभुज को नाम दे दूँ ए बी और सी, तो इधर देखोगे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मेरे पास कौन सी भुजा है, अब इधर कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या, हमको कोण दिया है, मेरे पास कर्ण है और मुझे भुजा चाहिए सामने वाली, कौन सा, सामने वाली। देखो मेरे को दिया क्या क्या है, कर्ण की वैल्यू दी हुई है, सामने वाली मुझे चाहिए और थीटा दिया हुआ है। तो ऐसा सूत्र निकालना जिसमें कर्ण और सामने वाली भुजा आती हो। तो ऐसे दो ही सूत्र है, एक है साइन थीटा, एक है कोसेक थीटा वाला। तो कोसेक का तो हमको आता नहीं है, पहले साइन का पता करो ना। तो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन थीटा का। क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, सामने की भुजा बटे में कर्ण। अच्छा साइन थीटा मतलब क्या, कितना होगा, साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अच्छा सामने की भुजा ये हो गई लंबाई, ये क्या हो गई, खंबे की हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए ना, क्या, खंबे की ऊंचाई। इसको मैं अगर h बोल दूं तो क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बराबर h, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर। साइन 30 का मान कितना होता है बोलो भाई, 1/2 बराबर, इधर बचेगा h बट्टे में 20, ये बट्टे में इसको इधर ले आओगे तो एक के साथ गुणे में आ जाएगी। यार उस सवाल को मैं कहाँ सॉल्व करूँ, इधर कर देता हूँ। मित्रों ध्यान देना है, आपको सवाल लिखना है, फिर ए करना है, फिर ए करना है, फिर ए वाला करना है। ठीक है, जो मैं इधर बताने जा रहा हूँ, इधर दिख तो रहा है नहीं ये वाला, हाँ दिख रहा है। तो इधर क्या करेंगे भैया, 1/2 बराबर h बट्टे में 20, बट्टे की संख्या इधर आ जाएगी तो 1 × 20 बट्टे में 2 बराबर h। ठीक है, 2 धाम में 20, इसलिए h बराबर कितना आया, 10 एकम
10 मीटर, यानी हम लिखेंगे लास्ट में अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। अतः कहाँ लिखो, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता, बस तुमको नीचे लिख देना, यहाँ पे यहाँ से लिखेंगे अतः खंबे के ऊंचाई, क्या खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत हो जाएगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। जय हिंद जय भारत।